हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये एजुकेशन सब्जेक्ट से रहने वाला है। यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने अपने कल के वीडियो में एजुकेशनल स्टडीज के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ चुके थे। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो 9 स्कूल्स हैं, इसमें से कैसे डिवाइड किए गए हैं 6 और 3 में, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन पे। हम किस पे बात कर रहे थे? सांख्य फिलॉसफी पे। तो आज भी हम वहीं से शुरू करेंगे अपना वीडियो, और उससे आगे सांख्य फिलॉसफी में अब कुछ चीजें छूट गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सांख्य दर्शन को हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सांख्य दर्शन ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। सांख्य दर्शन क्या है? ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके प्रोपोनेंट यानी इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता कपिल हैं। सांख्य दर्शन न्याय और वैशेषिक के लिए भौतिकवादी सत्ता मीमांसा प्रदान की, लेकिन संख्या में मौलिक साहित्य बहुत कम है। ठीक है, सांख्य दर्शन की जो लिखित साहित्य है ना, बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रख पाए हैं। अभी तक लिखित बहुत कम मिल पाया है इसके बारे में। सांख्य दर्शन ड्यूअलिस्टिक है, मोनोलिस्टिक नहीं, यानी ये द्वैतवादी है। इसमें दो तत्व हैं। ये अद्वैतवादी नहीं है। अद्वैतवादी मतलब मोनोलिस्टिक होता है, मोनोथिस्ट होता है। सांख्य दर्शन पुरुष और आत्मा पे बात करता है। पुरुष यानी ये अंतिम मोक्ष की बात करता है। आत्मा चेतन, और पुरुष को क्या कहते हैं? चेतन। और जड़, प्रकृति होती है जड़। सांख्य दर्शन प्रकृति को आगे जाके 3 और डिवाइड, प्रकृति में और 3 आ जाते हैं: सत्व, रजस, तमस। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं सांख्य दर्शन के। अभी हमने जो पिछली वीडियो में इस पे बात करी थी, उस पे मैंने यहाँ पे एक क्रक्स आपको बताया। अब आज हम बात कर लेते हैं सांख्य दर्शन के 25 तत्व। ये हमेशा क्वेश्चन कई बार पंच महाभूत के बारे में पूछ लेता है। सांख्य दर्शन में पंच महाभूत किसे कहा गया? सांख्य दर्शन के 5 तन्मंत्राओं के बारे में बताएं, कामेंद्रिया के बारे में बताएं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएं, या अंतःकरण के बारे में बताएं, ये पूछ लेता है। तो हम आज 25 यानी 25 सांख्य दर्शन के तत्व के बारे में बात करते हैं। तत्व, 2 तत्व तो हो गए हमारे, प्रकृति और पुरुष, या पुरुष पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति। ठीक है, अब 23 और कौन कौन से हैं? 23 में 3 जो हो गए, ये हो गए अंतःकरण। तीन क्या हो गए? अंतःकरण। कौन कौन? मन, बुद्धि और अहंकार। 5 हो गए ज्ञानेंद्रिया। 5 क्या हो गए? ज्ञानेंद्रिया हो गए। कौन कौन से? नासिका, जिह्वा, ठीक है, नेत्र, त्वचा और कर्ण। ये 5 तन्मात्राएं, 5 हो गई कामेंद्रिया। कर्मेंद्रियां कितनी हो गई? 5 हो गए। ये कौन कौन से? पाद, हस्त, उपहस्त, उपहस्त बाजू को कहते हैं, बाहु, उपहस्त, पायु और वाक। 5 हो गई
तन्मंत्राएं। कौन कौन से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ठीक है, 5 क्या हो गए? 5 हो गए महाभूत। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, चिति जल गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा, ये हो गए। अग्नि, वायु और आकाश। ये हो गए। ये 25 क्या हो गए? तत्व हो गए जो सांख्य दर्शन पे बात करते हैं। सांख्य दर्शन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। पुरुष इमोर्टल है, आत्मा अमरणशील है। पुरुष यहाँ पे आत्मा को डिनोट करते हैं, आत्मा अमरणशील है और ये अपना नेचर चेंज करता है, यानी प्रकृति चेंज करता है, लेकिन ये खुद चेतना है, मरता नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में। ये भी सांख्य दर्शन जैसा ही है, ये भी, इसका भी अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन से प्रैक्टिकल वे में डिफरेंट है। सांख्य दर्शन आपको सेल्फ रियलाइजेशन देता है कि आपके पास नॉलेज आपकी साधना से आएगी। आप अपने सारे क्रियाओं पे साधना कर चुके, एकाग्रता कंसंट्रेशन कर चुके, तो आपको अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि योगा क्या कहता है? योगा कहता है कि आप फिजिकली और मेंटली प्रैक्टिस करो, फिजिकल वे में भी साधक बनो और मेंटल वे में भी साधक बनो, और तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके प्रोपोनेंट जो है या इसके फाउंडर जो है वो पतंजलि हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, इसलिए हाईलाइट कर दे रही हूँ, कौन इसके साधक जो है पतंजलि हैं। ठीक है, योगा प्रेजेंट आप पतंजलि को ऐसे भी याद रख सकते हो, योगा को पतंजलि। योग गुरु कौन है अभी आज की डेट में? याद आ गए होंगे, जो पतंजलि के फाउंडर हैं। तो अब ये मान लेना कि फाउंडर ऑफ योगा पतंजलि। ठीक है, द योगा प्रेजेंट a practical path of realization of self, whereas the सामख्या या सांख्य दोनों एक ही है, emphasize the attainment of knowledge by self by means of concentration and meditation। वो किस पे फोकस कर रहा है? वो फिजिकल और मेंटल पे कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल पाथ ढूंढ रहा है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और ये क्या कह रहे हैं? ये मेडिटेशन से कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाएगी। Realizing Purush from Prakriti by means of physical and mental discipline in the concept of yoga। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे योगा का कॉन्सेप्ट लिया गया है, और योगा का भी अंतिम लक्ष्य आप मोक्ष ही है। फाउंडर ऑफ योगा इज पतंजलि। योगा डज नॉट रिक्वायर बिलीव इन गॉड। वैसे सांख्य भी गॉड में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि सांख्य का जो लिखित है, हमारे पास लिखित साक्ष्य जो है बहुत कम मिलता है, इसलिए हम उसको बहुत ही क्लियर कट में नहीं कह सकते। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि सांख्य फिलोसफी भी गॉड में बिलीव नहीं करती है, मोक्ष में बिलीव करती है, लेकिन योगा फिलोसफी भी गॉड में बिलीव नहीं करती है। योग दर्शन का जो हिंदी पार्ट है वो भी है यहाँ पे। योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन की एक विधि प्रस्तुत करता है। योग स्वयं की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक, स्वयं मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जबकि सांख्य एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की, स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्याय फिलोसफी के बारे में। न्याय फिलोसफी जो है हमारे अभी के आप ऊपर सिलेबस देखे होंगे उसमें नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी। इस फिलोसफी को जिन्होंने फाउंड किया उनका नाम है गौतम। ठीक है,
न्याय philosophy states that nothing is acceptable unless it is according with the reason and experience. कुछ भी acceptance नहीं है जब तक कि आपके पास खुद की experience नहीं हो या कोई कारण नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो उसके पीछे। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। न्याय फिलोसफी कैसा है? एक साइंटिफिक अप्रोच है। जैसा कि मैंने बता दिया, फाउंडर ऑफ न्याय कौन है? गौतम है। ठीक है। और ये कहाँ पे मेंशन है? न्याय सूत्र में। इसके प्रिंसिपल्स कहाँ पे मेंशन है? न्याय सूत्र में मेंशन है। न्याय says that the world is real and the philosophy does not follow a monist view. कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो ये संसार है, ये रियल है और कोई भी मॉनिस्ट व्यू नहीं है। कोई भी फिलॉसफी एक तत्ववादी को नहीं मान सकता। न्याय फिलॉसफी रिलाइज ऑन सेवरल प्रमाणास, बहुत सारे प्रमाण पे बिलीव करते हैं। मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रू नॉलेज एंड इट्स एपिस्टेमोलॉजी, इसके एपिस्टेमोलॉजी को प्राप्त करने के लिए, इसके ट्रू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू एक यानी अकॉर्डिंग टू न्याय प्रमाण, प्रधान प्रमाण और प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज इन प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष नॉलेज के बिना ये किसी भी चीज को, ये किसी भी प्रमाण को नहीं मानते हैं, किसी भी चीज को नहीं मानते। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि आपने अपने ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्ष, यानी आपने पांच, जो आपके 5 सेंसेस हैं, उससे जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वही ज्ञान सच है। जो ज्ञान आपने आपने देखा, जिसको महसूस किया, जिसको टच किया, वही क्या है? वही सच है। ठीक है। और ये अनुमान को भी मानते हैं और शब्द ज्ञान को, यानी लिखा हुआ। जैसे अब ये जो हमने बात किया सांख्य सूत्र के बारे में, सांख्य के बारे में, योगा के बारे में, तो आज के बच्चे जैसे हम और आप, इसको हम देखे नहीं है। इनके बात पे हम कैसे बिलीव कर ले, जबकि जब उस टाइम जब इनको बता रहे थे, बताने वाले जो इनके प्रणेता थे वो हमारे आसपास नहीं थे, तो हम कैसे बिलीव कर ले? तो ये हम कैसे बिलीव करें? शब्द प्रमाण पे बिलीव करें। शब्द प्रमाण को भी ये मानते हैं। ठीक है। और अनुमान, अनुमान का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अभी हमने देखा है बचपन से कि जब आग लगती है तो धुआं निकलता ही निकलता है। तो कहीं धुआं जब निकलता हुआ दूर से हमें दिखाई देगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि वहां क्या लगा हुआ है? आग लगा हुआ है। तो यही अनुमान की बात करते हैं। तो ये न्याय में आप न्याय का एक क्रक्स समझ लो क्या है, कि न्याय को के प्रोपाउंडर कौन है? वो है गौतमस। और इसके ये मोनिस्ट व्यू को मानता ही नहीं है कि जो संसारिक मोह माया है वो मोनिस्ट व्यू पे काम करता है, एक तत्ववादी है नहीं। ये अपने ज्ञानेंद्रियों पे यानी अपने 5 सेंसेस पे बिलीव करता है कि आप जो आपने देखा वही सच है, जो आपने महसूस किया वही सच है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये साइंटिफिक अप्रोच है। यही न्याय, और ये कहाँ मिलता है? लिखा हुआ मिलता है, न्याय सूत्र में लिखा हुआ मिलता है। Subsequent philosopher who claim to be न्यायिक, वात्स्यायन, जिन्होंने न्यायिक को क्लेम किया है कि हाँ वो न्यायिक दर्शन पे बिलीव करते हो, वात्स्यायन है। who wrote of न्याय भाष्या, उदयन who wrote कुसुमांजलि, destroyed the न्याय philosophy by the introducing theological elements in it. इन लोगों ने इसमें थियोलॉजिस्ट भी लेके आ गए। ये इसमें थोड़े बहुत गॉड की, ये गॉड पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये थोड़े बहुत गॉड को भी लेके आ गए, इसलिए इन्होंने इसकी जो मूल रूप है उसको खराब कर दिए हैं। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देने की जरूरत है। ठीक है। अब न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा के कई प्रमाणों को, अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर निर्भर करता है। इसके अनुसार प्रधान प्रमाण या ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी 5 इंद्रियां। अब हम बात कर लेते हैं वैशेषिक फिलॉसफी के बारे में। ये भी आप अगर देखोगे तो इस पेपर में नहीं पूछा गया है, पेपर में नहीं है, लेकिन ये भी ऑर्थोडॉक्स के फैमिली में आता है, मतलब ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी के फैमिली में आता है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। द क्लासिकल इंडियन फिलोसफी वैशेषिक वाज द फिजिक्स और एन एंशिएंट टाइम, अपने टाइम का फिजिक्स है। ठीक है। इन इट्स प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, ये प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ इट्स फाउंडर कर्नल। इनके फाउंडर क्या है? कर्नल है, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रतिपादित किया है या दिया हुआ है। ठीक है।
At one time, Vaisheshik was regarded as a part of न्याय philosophy since physics is a part of science. ठीक है, एक टाइम पे न्याय फिलोसफी का पार्ट था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स क्या है, वो भी एक साइंस का पार्ट है। सोचो, हमारी जो फिलोसफर थे, हमारे जो फिलोसफर थे, कितने उन्नत थे, कितने उत्कृष्ट थे कि उन्होंने उस टाइम पे साइंटिफिक अप्रोच दिया। उस टाइम पे जबकि हम कहते हैं हम तो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी होते हुए भी साइंटिफिक अप्रोच दिया। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फैमिली की बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने किसके बारे में अप्रोच दिया था? इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच दिया था। बट सिंस, अब यहाँ पे बात आ गई फिजिक्स की, फिर बट सिंस फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस, वैशेषिक वाज later separated from न्याय and put forth as the separate philosophy। जब इस कुछ समय बाद इसमें, मतलब हमें पता है कि फिजिक्स के बिल्कुल फंडामेंटल है साइंस के लिए, बेसिक चीज है साइंस के लिए, तो इसीलिए इसने अपने आप को सेपरेट कर लिया और इस चीज को अपने आप से इसने आगे बढ़ाया। टू मेक इट शॉर्ट, वैशेषिक इज द रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है? आप इसको अगर क्रॉस से पढ़ो तो ये रियलिस्टिक है और एंड ऑब्जेक्टिव है, फिलोसफी है वर्ल्ड में। ठीक है, वैशेषिक दर्शन भारतीय शास्त्रीय भारतीय दर्शन वैशेषिक प्राचीन काल का भौतिकी था। इसने अपने संस्थापक कर्नल के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक समय में वैशेषिक, जो हम कहते हैं ना एटॉमिक, किसने दिया था वर्ल्ड को? कोई वेस्टर्न हम उनका नाम लेते हैं, किसने दिया था? हम यही मानते हैं ना परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया, लेकिन नहीं, इससे पहले भी कर्नल ने इसके बारे में कुछ ना कुछ बता के गए हैं। क्योंकि चूंकि पढ़ी नहीं हूँ इसको, तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं बता सकती, लेकिन इस यहाँ पे इतना पता है वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ने से कि जो महर्षि कर्नल थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ये पश्चात सभ्यता के हैं, इसलिए इनका नाम जुड़ गया, इन्होंने अपना टैग ले लिया और हो गया कि हाँ, परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन डाल्टन ने किया है। लेकिन हमारा जो दर्शन है इतना उन्नत था, इतना उत्कृष्ट था, सोच सकते हो। पूर्व मीमांसा, इसके बारे में पढ़ना है। पूर्व मीमांसा, द वर्ड मीमांसा मीन्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द थोरोलॉजी। मतलब इसके बारे में मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही इंटरनली किसी चीज को एनालाइज करना, विश्लेषण करना। ठीक है, पूर्व मीमांसा एग्जामिन द टीचिंग्स ऑफ वेदास इन द लाइट ऑफ द कर्म कांड। ये क्या, किस पे बात करता है? ये बात करता है वेदों की कर्म कांड पे, रिचुअल्स पे। कर्म मीमांसा सिस्टम इज कॉल्ड पूर्व मीमांसा। ठीक है, कर्म कांड पे बात करता है, रिचुअल्स पे बात करता है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा और ब्रीफली मीमांसा लेज एम्फसाइज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योगा, सॉरी यज्ञ, ये यज्ञ पे बात करता है, फॉर अटेंडिंग वेरियस स्पिरिचुअल एंड वर्थली बेनिफिट्स। हेंस इज दिस फिलोसफी इज रिलाइज ऑफ ब्रह्मणा एंड समिथा पार्ट ऑफ वेदास। ये ब्राह्मण के उस पे बिलीव करता है, ये सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के बीच में फेमस होके रह गया, ब्राह्मणों के बीच में, और ये एक वेद का एक पार्ट है। ये कर्म कांड यज्ञों पे बिलीव करता था। आध्यात्मिक और संसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ पे जोर देता था कि हाँ, यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये चीज, इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, उस चीज की। ये ब्राह्मणों के वेदों पे, ये ब्राह्मणों के उसमें सिमट के रह गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर मीमांसा की, वेदांत, इसको वेदांता भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा को वेदांत फिलोसफी भी कहते हैं। ये वेदांत सेज दैट द वर्ल्ड इज अनरियल। ये कहता है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, अनरियल है, माया है, सब मोह माया है। कहते हैं ना सब मोह माया है, तो वेदांत क्या कहता है? सब मोह माया है। वेदांत इज मोनिस्टिक, इन अदर वर्ड्स ये मोनिस्टिक है, एक तत्व को मानता है। इन अदर वर्ड्स इट सेज दैट देयर इज ओनली वन रियलिटी, ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्म जो है वही एक रियलिटी है। वेदांता लेज एम्फसाइज ऑन द ब्रह्म ज्ञान, हेंस रियलाइज, ब्रह्म ज्ञान को ही मानता है, जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, यही एक रियलिटी है। हेंस रियलाइज ऑन द उपनिषद पार्ट ऑफ वेदास, वेदांता वेदांत
वेदांत। वेदांतास हैज इट्स रूट इन सांख्या फिलोसफी। सांख्या फिलोसफी में से इसके रूट्स मिलते हैं। एब्सोल्यूट मोनिज्म इन ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य का है, ठीक है। विशिष्टा विशिष्टा अद्वैता और क्वालिफाइड मोनिज्म ऑफ रामानुजा, ये इन्होंने इसके और भी ब्रांचेस बनाए हैं। ये एब्सोल्यूट मोनिज्म किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। विशिष्टा अद्वैता किसने दिया है? ये दिया है रामानुजा ने। और द्वैता किसने दिया है? महादेव महादेव माधवा ने दिया है, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाले कि जो चार वेदास पहले के क्लासिक सिस्टम है, जैसे सांख्या, योगा, ये लोग जो हैं, न्याय वशिष्ठा जो भी हैं, ये लोग वेदों पे बिलीव तो करते हैं लेकिन टोटली नहीं करते हैं। लेकिन जो ये है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये टोटली वेद को ही मानता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जितने सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल के थे, जो नास्तिक स्कूल थे, वो हमारे क्लियर हो गए। अब हम जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें हम आस्तिक स्कूल उसमें सॉरी, जो भी हमारे ये ऑर्थोडॉक्स थे, आस्तिक स्कूल वाले थे, इस पे हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नास्तिक स्कूल पे। ऑर्थोडॉक्स कितने थे? 6 थे। 6 के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में हेट्रोडॉक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए।